हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए मैं फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस, जो कि आप लोगों का जो है ब्रांच कौन सा है स्टूडेंट, तो मानव विकास आप लोगों का ब्रांच है, उसी का आप लोगों का हम पहला पेपर लेकर आए हैं। कौन सा पहला पेपर स्टूडेंट? तो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है व्यक्ति में विकलांगता, जिसका एग्ज़ाम 18 जुलाई यानी कल होने वाला है। तो आप लोगों को ढेर सारी मेरी विशिंग, आप लोगों का पेपर अच्छा हो। जितना मैंने पढ़ाया स्टूडेंट, उसको भी आप लोग एकदम मतलब स्पीड बढ़ाकर सारा क्लास आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग के पास अगर शॉर्ट सीरीज अवेलेबल है तो उससे भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो पर ज़्यादा आप लोग फोकस करिएगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पहला प्रश्न स्टूडेंट देखिए, ये है कि राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विकलांग छात्र अध्येता वृत्ति योजना कब शुरू हुआ, ठीक है। तो जो मतलब जो विकलांग बच्चों के लिए जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जो हो मिलता है ना स्टूडेंट, उसी की बात यहाँ पर हो रही कि किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या है, वर्ष 2012-13 में। दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2013-14 में। तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2014-15 में। और आपका वर्ष इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या स्टूडेंट याद रखिएगा, ये 2014-15 है, इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2012-13 में जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय विकलांग छात्र अध्येता वृत्ति की जो है योजना जो है शुरू की गई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि विकलांग छात्रों हेतु प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कब शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन क्या है, 2014-15। दूसरा ऑप्शन है 2014। तीसरा ऑप्शन है 15-16 और चौथा ऑप्शन 17 और 18। तो याद रखिएगा कि विकलांग हेतु प्री मैट्रिक यानी मतलब हाई स्कूल, मैट्रिक का मतलब क्या होता है, हाई स्कूल। प्री मैट्रिक, प्री शब्द जुड़ गया यानी कि हाई स्कूल से पहले छात्रवृत्ति, ठीक है। और पोस्ट मैट्रिक मतलब इंटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो किस साल में शुरू किया गया था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन 2014 में जो है इसको शुरू किया गया था। किस में शुरू किया गया था स्टूडेंट, 2014 वर्ष में जो है। 2014 जो साल लगा था उसमें क्या था, विकलांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक, ठीक है। प्री मैट्रिक मतलब जैसे क्लास 8-7 हो गया, ये प्री मैट्रिक हो गया। और पोस्ट मैट्रिक का मतलब हो गया 11th-12th, ठीक है। तो ये कब योजना जो है छात्रवृत्ति की शुरू की गई थी, तो 2014 में शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जागरूकता सृजन तथा प्रचार योजना कब शुरू किया गया था। जागरूकता सृजन, ठीक है, जागरूकता सृजन तथा प्रचार योजना कब शुरू किया गया था। तो ये देखिए आपका ये भी क्या है, आपका 2014 होगा स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा ईयर होगा आपका, सितंबर 2014 में कौन सी योजना शुरू किया गया था, जागरूकता तथा प्रचार योजना, ओके। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका कि विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण न्यास निधि का शुभ आरंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका उत्तर हमने डायरेक्ट आपको लोगों को लिख दिया है कि विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण न्यास निधि का सृजन चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1890 के अंतर्गत 21/11/2006 की अधिसूचना के तहत हुआ था, ठीक है। तो किस वर्ष हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि 21 नवंबर, 11वां महीना है ना, तो 21 नवंबर 2006 को जो है ये शुरू किया गया था। और किस एक्ट में, किस एक्ट के तहत, तो 1890 के अंतर्गत जो है एक एक्ट आया था। क्या उस एक्ट का क्या नाम था स्टूडेंट, तो चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट नाम था। क्या नाम था, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट था, जो कि विकलांग व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो है शुरू किया गया था, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये तीनों क्वेश्चन हमने एक जगह जो है आप लोगों को दे दिया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। प्रश्न हम आप बना लीजिएगा स्टूडेंट, हमने बोला नहीं लेकिन आप बना सकते हैं। देखिए ईयर वाला तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ईयर वाला क्या है, यहाँ पे ईयर वाला हो गया इस क्वेश्चन के अनुसार। किस एक्ट का हुआ, तो एक्ट का नाम ये डाल दीजिएगा कि चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट हुआ। ये एक्ट ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट जो है किस सन में लाया गया था, तो 1890 में लाया गया था, ठीक है। ये 3 प्रश्न आपके यहाँ से हो गए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है
कि विकलांग व्यक्तियों हेतु, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय निधि योजना का पुनः नामित किया गया था। यानी राष्ट्रीय निधि योजना जो है फिर माने आया तो था राष्ट्रीय निधि योजना, लेकिन फिर से दोबारा उसको कब नामित किया गया, किस वर्ष में नामित किया गया था स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, 27 अक्टूबर 1997, 27 दिसंबर 1999, 27 नवंबर 1998 और 27 दिसंबर 1998। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 27 अक्टूबर 1997 को क्या था, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि योजना का जो है पुनः नामित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि विकलांग व्यक्ति, ठीक है, समान अवसर अधिकार संरक्षण संपूर्ण सहभागिता अधिनियम कब लागू हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, समान अवसर अधिकार संरक्षण संपूर्ण सहभागिता अधिनियम को हम क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं। तो ये कब लागू हुआ, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। आइए देखिए इसका आंसर हम बता दे रहे डायरेक्ट आप लोगों को कि 1995 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। किससे, पीडब्ल्यूडी को जो है 1995 ईस्वी में लागू किया गया था। इस अधिनियम को हम किस नाम से जानते हैं, पीडब्ल्यूडी को, तो याद रखिएगा कि विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता के अधिनियम से इसको हम जानते हैं। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए शामिल है। ठीक है, यानी जो अधिनियम पीडब्ल्यूडी आया स्टूडेंट, ठीक है, कौन सा अधिनियम, पीडब्ल्यूडी जो 1995 में आया, तो उसमें मतलब क्या शामिल किया गया। तो पहला ऑप्शन क्या है, रोजगार का संवर्धन करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कौशल तथा उद्यमिता विकास संवर्धन करना। तीसरा ऑप्शन है कि तकनीकी अथवा कोर्स के लिए किए जाने हेतु छात्रवृत्ति देना। चौथा क्या है, मनोरंजन तथा खेलकूद और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए संवर्धन करना। और पांचवा क्या है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। रोजगार है, कौशल है, तकनीकी और कोर्स के लिए छात्रवृत्ति, मनोरंजन और खेलकूद और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए क्या करना, संवर्धन करना। ये सब क्या था, ये सब आप लोगों का पीडब्ल्यूडी के तहत क्या किया गया, विकलांग व्यक्तियों के लिए शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को कितना छात्रवृत्ति दी जाती है। पहला ऑप्शन क्या है, छात्रों को 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। यानी 500 छात्रों को क्या है, छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी। उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों का मतलब 50-50% यानी 250 जो है पुरुष होंगे स्टूडेंट। ठीक है, 250 पुरुष और क्या है 250 यानी 250 क्या होंगी, महिला होंगी। ठीक है, तो ये टोटल संख्या कितना रखा गया है, 500 रखा गया। दूसरा क्या है आपका 1000 से लेकर 700 प्रति माह स्नातक या उससे ऊपर अध्ययन करने पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति जो है स्नातक मतलब क्या कि ग्रेजुएशन या ऊपर में कौन आ गया, यानी जैसे आप लोग हो, इस समय क्या है आप लोग परास्नातक में हो ना। स्नातक का मतलब क्या हुआ, बीए, और परास्नातक का मतलब क्या हुआ, पीजी या एमए। तो अगर मतलब कोई बच्चा विकलांग व्यक्ति लड़का हो या लड़की हो, वो स्नातक या परास्नातक के ऊपर अगर वो मतलब ले रहा है शिक्षा, तो उसको क्या 1000 से लेकर 700 प्रति माह तक उसको क्या छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा है आपका कि 700 से 400 प्रति माह की छात्रवृत्ति जो है डिप्लोमा कोर्स पर। अगर कोई व्यक्ति विकलांग व्यक्ति जो है अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है स्टूडेंट, तो उसको डिप्लोमा के लिए हम कितनी छात्रवृत्ति देंगे, तो 700 से लेकर 400 प्रति माह रहेगा। ठीक है, और वो स्नातक या परास्नातक कर रहा है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, उसमें 1000 से लेकर 700 तक की जो छात्रवृत्ति दे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग बहुत गंभीरता से देखिएगा कि ये में भी संभावना है कि ये ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्रभा क्या है। पहला ऑप्शन क्या, छात्रवृत्ति योजना। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य बीमा योजना। तीसरा ऑप्शन है आवासीय देखभाल योजना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि ज्ञान प्रभा जो क्या है, वो एक तरह का छात्रवृत्ति योजना है। क्या है, एक तरह का छात्रवृत्ति योजना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता पूर्वक रहने तथा सक्षम व सशक्त बनाने हेतु कौन सी स्वास्थ्य संबंधित योजना है। पहला ऑप्शन क्या है आपका निर्भया स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है समर्थ आवासीय देखभाल
देखभाल योजना, तीसरा ऑप्शन है सहयोगी यानी जिसको हम क्या बोलते हैं देखभाल प्रदाता प्रशिक्षण योजना, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि निर्भया। निर्भया को हम क्या बोलते हैं, जीवन बीमा योजना भी बोलते हैं। तो ये क्या है, विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर पूर्वक जीवन जीने और सक्षम और सशक्त बनाने के लिए जो है स्वास्थ्य संबंधित क्या है ये योजना है। अब देखिए यहाँ पर दो दो जो ये नाम जो अलग से दिया गया है स्टूडेंट ने, इसके भी अलग से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि आवासीय देखभाल योजना किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न भी ध्यान से सुनिएगा। आवासीय देखभाल योजना किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि समर्थ योजना को आवासीय देखभाल योजना कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस प्रश्न इससे क्या बन सकता है कि जो विकलांग व्यक्ति है उनकी देखभाल प्रदाता प्रशिक्षण योजना जो है किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कि सहयोगी योजना को कहते हैं। फिर क्या होगा, आपको हो सकता है आ सकता है कि विकलांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा योजना जो है विकलांग व्यक्तियों की हो जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि निर्भया को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, घरौंधा योजना किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, जीवन पर्यंत आश्रय एवं देखभाल योजना। दूसरा ऑप्शन है विकलांगों से संबंधित योजना। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। देखिए क्यों दोनों है, तो घरौंधा का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग घरौंधा के नाम से याद आ गया होगा आप लोगों को कि घरौंधा जो होता था, हम लोग क्या करते हैं दीपावली पर हम लोग बनाते हैं ना घरौंधा, और उसमें क्या करते हैं अपने दिया जलाते थे। पहले क्या था, जो मिट्टी के बने खिलौने मिलते थे स्टूडेंट, उस खिलौने से जैसे लड़कियों के लिए खाना बनाने की सारी मतलब बर्तन मिट्टी के मिलते थे, गैस चूल्हा सब कुछ मिलता था, तो उस घरौंधे के पास रख के क्या होता था, लड़कियां खेलती थी। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये आपका जैसे, तो अब देखिए घरौंधा योजना जो है वो किससे संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या बताएंगे, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जिनके घर में विकलांग बच्चे हो जाते हैं और वो माता पिता जैसे चिंतित रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का देख रेख कौन करेगा। तो इसके लिए क्या था, ये घरौंधा योजना जो है चलाया गया, ताकि उन्हें क्या हो, जीवन पर्यंत यानी पूरा जीवन जीने तक उनको एक आश्रय मिल सके और उन विकलांग बच्चों का क्या हो सके, उचित देखभाल हो सके स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या था, इसके लिए जो है घरौंधा योजना का जो है शुभ आरंभ किया गया, जिसके तहत जो है उन बच्चों को वहाँ पर शामिल किया गया जिनके माता पिता नहीं थे या किसी कारणवश वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो घरौंधा योजना के तहत वे अपने बच्चों को वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं और एक निश्चिंतता वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, उनके बच्चे की देखभाल करने के लिए वहाँ डॉक्टर, ठीक है, खाना बनाने, मतलब पूरी जो भौतिक जो सुविधाएं हैं वो सब कुछ वहाँ पे क्या था, घरौंधा योजना के तहत जो है दिया जाता है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम की कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम की कौन सी योजनाएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ऋण योजना। दूसरा ऑप्शन क्या है, कृषि संबंधित 10 लाख रुपए देने की योजना। चौथा क्या है आपका, वाणिज्यिक वाहनों की खरीद हेतु। चौथा क्या है, तीसरा था ये, चौथा क्या है, विकलांग युवा पेशेवर हेतु योजना, और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानसिक, ठीक है, मानसिक मंदता प्र होगा स्टूडेंट, ठीक है, प्रमस्तिष्क अंगघात तथा ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों हेतु स्वरोजगार देने के लिए कितने लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 10 लाख रुपए का ऋण। दूसरा ऑप्शन है 20 लाख रुपए का ऋण। तीसरा ऑप्शन है 10 लाख होगा, लाख नहीं, लाख रुपए, सॉरी 30 लाख रुपए का ऋण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 10 लाख रुपए का जो है ऋण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कर्ज देना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किस वर्ष की थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 9 दिसंबर 1975 ईस्वी को क्या किया गया था, विकलांगों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था, घोषणा किया था स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2011, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या
क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन क्या है, 2,68,00,000। दूसरा ऑप्शन है कुल जनसंख्या का 2.2%। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आंसर उपरोक्त दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में, ठीक है, भारत में निःशक्तता के क्षेत्र में कितने अधिनियम बनाए गए। पहला ऑप्शन क्या है, 3 अधिनियम। दूसरा है 4 अधिनियम। चौथा है 8 अधिनियम। और तीसरा है 8 अधिनियम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि भारत में निःशक्तता के क्षेत्र में जो है कितने अधिनियम बनाए गए थे, तो आपके 3 अधिनियम बनाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से विकलांगता से संबंधित अधिनियम है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, देखिए दूसरा ऑप्शन है विकलांग जन अधिनियम 1995। और तीसरा है आपका राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, 1999 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए ऊपर था अभी 3 अधिनियम का नाम दिया था ना स्टूडेंट, तो वो तीनों अधिनियम यही है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बना था अधिनियम, तो 3 अधिनियम, वो 3 अधिनियम क्या है, तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, विकलांग जन अधिनियम 1995, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। यहाँ पे 1999 आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का संशोधन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 का संशोधन यानी दोबारा से फिर उसे संशोधित किया गया, तो क्या किस वर्ष में संशोधन किया गया था। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर आप क्या बताएंगे कि 2000 में जो है इसका संशोधन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी। ठीक है, भारतीय पुनर्वास जो परिषद अधिनियम है उसको मंजूरी जो है किस वर्ष दी गई थी, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया स्टूडेंट कि 1 दिसंबर 1992 को क्या किया गया था, इस जो है एक्ट को, अधिनियम को मंजूरी दी गई थी। और इसे किस नाम से जाना गया, तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के नाम से जाना गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम को किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हमने लिख दिया PWD अधिनियम 1995। क्या किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, PWD अधिनियम 1995। जैसा कि सबसे स्टार्टिंग के प्रश्न में ही हमने आप लोगों को PWD का जो है मतलब डिस्कशन किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि PWD अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है, 12 दिसंबर 1995, 12 दिसंबर 1996, 12 दिसंबर 1997, 12 दिसंबर 1998। तो क्या हो जाएगा, PWD अधिनियम जो है किस वर्ष जो है पारित हुआ था, तो 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि PWD अधिनियम भारत में कब लिपिबद्ध किया गया, यानी PWD अधिनियम को भारत में किस वर्ष लिपिबद्ध किया गया था। तो याद रखिएगा लिपिबद्ध कब किया गया था, यानी इसको लिपिबद्ध करने के लिए मतलब लिखा कब गया संविधान में। लागू तो 1995 में पारित हो गया था 12 दिसंबर 1995, लेकिन इसको लिपिबद्ध कब किया गया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो 7 फरवरी 1996, 7 मार्च 1996, 7 अप्रैल 1996 और 7 जून 1996। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 7 फरवरी 1996 को क्या किया गया था, PWD अधिनियम को भारत में जो है लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि आई ट्रैकिंग प्रणाली को, ठीक है, आई ट्रैकिंग प्रणाली को किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, आई गेज, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और टच पैड। तो याद रखिएगा कि आई ट्रैकिंग प्रणाली को हम किस नाम से जानते हैं, तो आई गेज के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के उद्देश्य के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है। ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछ रहा है। यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया, विकलांग व्यक्तियों के लिए बेहतर समझ कायम करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है क्या, विकलांगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन क्या, विकलांगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक
सांस्कृतिक जो है लाभ दिलाना, और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सही, आप सभी जो है सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है हमारा कि साइनेटिक्स, ठीक है, साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग में किए जाने वाली विधि होती है, ठीक है। साइनेटिक्स जो है किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग में की जाने वाली विधि है। पहला ऑप्शन क्या है, सृजनशील बालकों के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चे, तीसरा ऑप्शन मंदबुद्धि बच्चे, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जगह कि सृजनशील बच्चों के लिए जो है साइनेटिक्स जो है चलाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका कि मॉर्फेन संरक्षण निम्नलिखित में से क्या है। तो याद रखिएगा कि मॉर्फेन संरक्षण जो है वो क्या है, आनुवंशिक विकार है। क्या है स्टूडेंट, आपका आनुवंशिक विकार है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, डाउन सिंड्रोम क्या है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी आप लोग को हम पहले करा दिए। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, आनुवंशिक विकार होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव श्रवण योग्यता हेतु कौन से डेसिबल स्तर का लंबे समय तक होना जोखिमपूर्ण है। यानी जोखिमपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि खतरनाक है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि 85, ठीक है, क्या है 85, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया। पहला ऑप्शन क्या है, सेनविन, दूसरा ऑप्शन टर्मेन, सीने और गार्टर। तो याद रखिएगा कि सेगविन जो थे वो जो जिन्होंने क्या किया था, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम जो है विद्यालय की स्थापना की थी स्टूडेंट, ठीक है। आइए अब हम 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आपका 28 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है। स्वास्थ्य बाधित बालकों का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका मानसिक रूप से बाधित बालक, दूसरा ऑप्शन है अपंग बालक, तीसरा ऑप्शन है अजड़ रोग से ग्रसित, और चौथा ऑप्शन है व्यवहारात्मक। ये व्यवहारात्मक नहीं होगा, व्यवहारात्मक बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अजड़ रोग से ग्रसित बालक को हम क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य संबंधित बालक बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शारीरिक रूप से बाधित बालकों के प्रकार हैं। शारीरिक रूप से बाधित बालकों के प्रकार है। पहला ऑप्शन क्या, स्वास्थ्य बाधित बालक, दूसरा है अस्थिर बाधित बालक, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त दोनों, यानी तीसरा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वास्थ्य बाधित बालक सक्षम होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यह अक्षर लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर नहीं, स्वास्थ्य बाधित बालक होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका मानसिक मंदिता, दूसरा है संवेगात्मक विक्षिप्त, और तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है बहुबाधित। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बहुबाधित होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मानसिक विमंदित बालक को कहते हैं, क्या कहते हैं, मानसिक विमंदित या मानसिक मंदिता। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, मानसिक विमंदित, या इसी को हम क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या होता है आपका मानसिक, ठीक है। याद रखिएगा मानसिक मंदिता के नाम से भी आपका आ सकता है, मानसिक मंदिता, ठीक है। मानसिक मंदिता या मानसिक विमंदित बालक क्या होते हैं, तो मानसिक हीनता, दूसरा ऑप्शन है धीमे सीखने वाला, तीसरा ऑप्शन है पिछड़े बालक, चौथा ऑप्शन है मानसिक विकलांग तथा मानसिक दुर्बलता, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भाषा बाधित में अहम भूमिका होती है। किसकी भाषा बाधित में अहम भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है शिक्षक की, दूसरा ऑप्शन है माता पिता की, तीसरा ऑप्शन है थेरेपी विशेषज्ञों की, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरी भाषा सीखते समय बालक या क्या अनुभव करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या, बालक नई भाषा से डरता है, दूसरा ऑप्शन क्या अपनी मातृभाषा से दूर होने का होने का अनुभव करता है, तीसरा क्या अपनी संस्कृति और परिवार से दूर होने का अनुभव, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। था हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अपनी मातृभाषा से दूर होने का अनुभव करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, नई भाषा को सीखने के लिए कुछ कौशलों की आवश्यकता पड़ती है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है आप लोगों की सुनने की जो है कौशल जो होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हम कोई बात जब सुनेंगे तभी तो हम समझेंगे, सुनकर फिर सुनने के बाद ही क्या करते हैं, हम उसको ध्यान से देखते हैं, फिर लिखने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले क्या होती है आपकी सुनने की जो है क्षमता जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है वाक्य के निर्माण, दूसरा ऑप्शन शब्दों के निर्माण से, तीसरा ऑप्शन है अक्षर व शब्दों के साहचर्य से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, अक्षर व शब्दों के साहचर्य से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन से बालक वाणी बाधित बालक नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, आवाज की समस्या, हकलाना व तुलतुलाना वह होगा। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण चौथा ऑप्शन है, तेज बोलने वाला। तो देखिए नहीं के शब्द में क्या आ जाएगा आपका, तेज बोलने वाला बालक जो है वो वाणी बाधित बालक नहीं हो सकता। बाकी ये तीनों जो है वाणी बाधित बालकों के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट, बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की समस्या को किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधार किया जा सकता है। ठीक है, सुधारा जा सकता है, सुधारा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसको बना लीजिएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में जो ध्यान देकर क्या है किसी भी बाड़ी दोष बालक को हम सुधार सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, वाणी बाधित बालकों को शिक्षा दी जाती है विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा का मुख्य धारा द्वारा, समन्वित शिक्षा द्वारा और उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, वाणी बाधित बालकों के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए आपको ये आ सकता है कि शिक्षक का स्वभाव सरल हो, बच्चे को समझने वाला हो, ये सब भी ऑप्शन में रहेगा जो एक शिक्षक की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो इसके अलावा भी कौन कौन सी जो भूमिका होती है इसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें। पहला क्या है, उत्तम भाषा व वाणी का प्रतिमान व आदर्श प्रस्तुत करे। दूसरा ऑप्शन है दृश्य सहायक सामग्री का अधिक प्रयोग करे। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के समय इन्हें अधिक समय देना चाहिए, यानी जो आपका वाणी बाधित बालक है उन पर क्या होना चाहिए, किसी भी शिक्षक को जो है अधिक समय देना चाहिए। शब्दों और वाक्यों की पुनरावृत्ति, यानी बार बार शब्द और वाक्य को क्या करना चाहिए, शिक्षक को दोहराना चाहिए और बच्चों को दोहराने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बालकों को कहानी सुनाई जाए, कहानी सुना के क्या कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो है लास्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए ये है कि वाणी बाधित बालकों को शिक्षा देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पर्याप्त अभिप्रेरणा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वाणी बाधित बालकों पर अत्यधिक बल देने से बचना। तीसरा ऑप्शन है सही निदान करना और उपयुक्त क्या होगा यहाँ पे वाक अभ्यास कराना। ठीक है, फिर पांचवा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, पांचवा ऑप्शन जो लीजिएगा ये जो है आपका पांचवा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है वाक्य अभ्यास कराना, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अरे देखिए इसमें भी चिंता से बचना, लज्जा तथा घबराहट और उपरोक्त सभी, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स जो है आपके क्या है वाणी बाधित बालक को शिक्षा देते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसको एक जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी भी आप लोग के पास समय है। ठीक है, वाणी बाधित बालकों के लिए उपचार के सिद्धांत कौन से हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, बालकों को बोलने के लिए संवेगात्मक रूप से तैयार करना, ये भी बात सही है। आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध, आमोद प्रमोद मतलब हंसी मजाक, जैसे खेल खेल में कैसे हम शिक्षा दे सकते हैं, ये सब मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना। फिर क्या सामाजिक समायोजन की ओर ध्यान देना। फिर है आपका बालक बालक द्वारा किए किए सुधार की प्रशंसा करना। फिर क्या अंगी दोषों को दूर करने का प्रयास करना। फिर साथ लास्ट क्या है आपका उपयुक्त सभी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, श्रवण यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा श्रवण यंत्र का क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। तो देखिए पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र, ठीक है, कान के पीछे लगाने वाला श्रवण यंत्र, चश्मे के प्रकार का श्रवण यंत्र, बोन कंडक्शन श्रवण यंत्र, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। श्रवण संवेदना की इकाई नापी जाती, किसमें हम नापते हैं, तो डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो बुद्धि लब्धि, ठीक है, शैक्षिक लब्धि, और क्या है तीसरा ऑप्शन क्या है, देखिए डेसिबल अंक, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डेसिबल अंक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्रवण बाधितों का आरंभिक अवस्था में मुख्य भूमिका होती, किसकी मुख्य भूमिका होती। पहला ऑप्शन सांकेतिक भाषा, दूसरा ऑप्शन श्रवण उपकरण के उपयोग, तीसरा ऑप्शन संपूर्ण संप्रेषण, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही जगह कि श्रवण उपकरण के उपयोग से जो है उनके बाध्यता को हम दूर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, श्रवण दोष बालकों की पहचान की जाती है। पहला क्या है विकासात्मक मापनी, दूसरा चिकित्सा परीक्षण द्वारा मनोनाड़ी, ठीक है, बालक का एकल अध्ययन, और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की प्रमुख कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, दृष्टि या चक्षु विकलांग बालक, श्रवण विकलांग बालक, वाणी विकलांग बालक, विरूपित विकलांग बालक, शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक, मिर्गी वाले, लकवा, और 8वां क्या है, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विकलांगता के प्रकार हैं। ठीक है, विकलांगता के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट, तो देखिए ये सभी होते हैं। विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं, तो ये आपका क्या है, आपका शारीरिक विकलांग है, मानसिक विकलांग, सामाजिक रूप से सामाजिक बालक, और चौथा क्या, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न अगले ये देखिए, आज आप लोगों को हमने 48 करा दिया स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर, और आप लोगों को कल के लिए एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का हम आंसर की भी जारी करेंगे स्टूडेंट, इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल से बने रहिएगा। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मेरा मेरा और आपका साथ सिर्फ यहीं तक नहीं है। इन फ्यूचर आप लोग अगर टीजीटी, ठीक है स्टूडेंट, टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये सारी वीडियो जो है आप लोगों को वहाँ जो है बेनिफिशियल होगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। और इससे ये टॉपिक कुछ मतलब कुछ जो है क्वेश्चन आप लोगों का जो स्टार्टिंग था स्टूडेंट, ये टॉपिक से कुछ छूटा हुआ था, जो मतलब फर्स्ट वीडियो, ये देखिए हमने 3 पार्ट में इसको हमने करके एक ही वीडियो बनाया है। जो स्टार्टिंग के कुछ थे मैटर क्वेश्चन, वो आप लोग के लीव थे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। और आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट टुमारो एग्जाम। अपना ध्यान रखिएगा और पेपर अच्छे से पेशेंस के साथ, बहुत धीरज से पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़िएगा, और बहुत ध्यान से बी केयरफुली आप लोग कीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास आप लोगों का आंसर की होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।